वेलकम टू टारगेट विथ इंडियन। नमस्कार। आज के महत्वपूर्ण अंक में देखते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी एग्जाम में जो सिलेबस के अकॉर्डिंग 7 टॉपिक दिए गए हैं, उसमें दूसरी टॉपिक जो है भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इस टॉपिक से संबंधित जो प्रश्न हैं वह 2022 और 2021 के पीटी एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों की हल सहित व्याख्या को देखेंगे। यह टॉपिक अति महत्वपूर्ण साबित होगी 14 मई 2023 को आयोजित यूपीएससी पीटी एग्जाम 2023 के लिए। तो 2022 में जो इतिहास से संबंधित पहला प्रश्न है, यानी 2022 की जो पीटी एग्जाम 12 जून 2022 को हुआ था, उसमें पूछा गया इतिहास से, या जो दूसरी टॉपिक है भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो प्रश्न है, उसमें पहला प्रश्न है ज्योतिबा फुले संबंधित थे। इसका आंसर सी है, जाति विरोधी आंदोलन से। और इसी प्रश्न में यानी 2022 के 150 प्रश्नों ने जो इतिहास से अर्थात इस टॉपिक से संबंधित यानी ज्योतिबा फुले जी से संबंधित एक और प्रश्न है, वो है प्रश्न संख्या 84। उसको यहाँ देख लेते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। 84 नंबर प्रश्न है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? इसका आंसर सी है, ज्योतिबा फुले। अब इन दोनों प्रश्नों अर्थात प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 84 की विस्तृत व्याख्या देखते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है ज्योतिबा फुले संबंधित थे, जाति विरोधी आंदोलन यानी सी इसका आंसर है। और 84 जो था वह सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? उसका आंसर सी था, ज्योतिबा फुले। तो इसमें दो महत्वपूर्ण जो जाति विरोधी आंदोलन देखा जाए तो ज्योतिबा फुले जी, और सत्यशोधक समाज तो भी ज्योतिबा फुले जी, यानी पहला और 84 क्वेश्चन ज्योतिबा फुले जी से संबंधित है। अब इसमें देखें तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 यानी 1873 ईस्वी में बंबई में की गई थी। इसके संस्थापक ज्योतिबा फुले थे। महाराष्ट्र में सर्वप्रथम ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मण विरोधी आंदोलन शुरू किया। इन्हें महात्मा की पदवी दी गई, यानी ज्योतिबा फुले जी को महात्मा की पदवी दी गई। और यह पदवी ज्योतिबा राव फुले को 1888 में महाराष्ट्र के एक अन्य समाज सुधारक विठ्ठलराव कृष्ण जी बंदेकर ने महात्मा की उपाधि दी। इन्होंने 1872 ईस्वी में, नोटेड पॉइंट है कि 1872 ईस्वी में एक पुस्तक गुलामगिरी लिखी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गुलामगिरी किसने लिखी है कई बार पूछा जा चुका है। तो गुलामगिरी जो है ज्योतिबा फुले ने लिखी 1872 में, तथा 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इनकी एक अन्य पुस्तक सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक भी है। और इसमें देखें तो ज्योतिबा राव या ज्योतिबा फुले, इनका जन्म जो था 11 अप्रैल 1827 को हुआ। यानी अभी 11 अप्रैल जो कल था इनकी जयंती थी, यानी 11 अप्रैल को ज्योतिबा राव फुले की जयंती है। इनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ और इनका देहावसान जो है 1890 में हुआ था। 1873 में स्थापित सत्यशोधक समाज की स्थापना का उद्देश्य देखें तो इसमें उद्देश्य पहला था सामाजिक सेवा, था दूसरा था स्त्रियों और निम्न जाति के लोगों के बीच शिक्षा का प्रसार करना। ये दो इसके मुख्य उद्देश्य थे। ज्योतिबा फुले ने सार्वजनिक सत्य धर्म के समर्थन एवं गुलामगिरी के विरुद्ध कार्य किया। और ज्योतिबा फुले की पत्नी का नाम सावित्रीबाई फुले था। और सावित्रीबाई फुले का जन्म 1831 में महाराष्ट्र के सतारा जिले के नायक गांव में हुआ था। और 9 साल की आयु में इनका विवाह ज्योतिबा राव फुले से हो गया था। सावित्रीबाई फुले का जो विवाह हुआ था वह ज्योतिबा फुले के साथ हुआ था और 9 वर्ष की आयु में हो गया था। सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों की शिक्षा से लेकर कई सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाने और उन्हें खत्म करने की दिशा में काम किया। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए महिला सेवा मंडल की शुरुआत की। नोटेड पॉइंट है कि महिला सेवा मंडल की शुरुआत किसने की? तो वे हैं ज्योतिबा बाई फुले। महिला सेवा मंडल की शुरुआत की और उनके पति ने विधवाओं के साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार के खिलाफ लगातार अभियान चलाए और विधवा पुनर्विवाह की वकालत भी की। नोटेड पॉइंट है कि ये दोनों लोग यानी सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा राव फुले ने विधवा पुनर्विवाह की वकालत की। सावित्रीबाई ने विधवाओं के सिर मुड़ाने की अमानवीय प्रथा की निंदा करने के लिए नारियों की एक सफल हड़ताल का आयोजन किया था। अपने पति के साथ उन्होंने यानी ज्योतिबा फुले के साथ सावित्रीबाई ने 1863 में बाल हत्या प्रतिबंधक गृह यानी शिशु हत्या को रोकने के लिए स्थापना की। यानी बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना किसने की? इन्होंने दोनों पति पत्नी यानी ज्योतिबा राव फुले और सावित्रीबाई फुले ने 1863 में की। ज्योतिबा की मृत्यु के बाद सावित्रीबाई ने सत्यशोधक समाज की कमान संभाली, बैठकों की अध्यक्षता की, कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया और प्लेग पीड़ितों के लिए काम किया। 1897 में एक मरीज की देखभाल के दौरान प्लेग से संक्रमित होने के कारण इनकी मृत्यु हो गई था। ज्योतिबा यानी सावित्रीबाई फुले की मृत्यु हो गई। सावित्रीबाई फुले कवित्री थी, यानी एक कवित्री थी। और काव्या फुले तथा 52 काशी सुबोध रत्नाकर उनके 2 काव्य संग्रह हैं, यानी ये भी कवित्री हैं। जैसा कि हमने देखा ज्योतिबा राव फुले जी भी 2 रचनाएं की हैं। तो सावित्रीबाई फुले जो उनकी पत्नी हैं ये भी कवित्री थी और इन 2 रचनाएं की काव्या फुले तथा 52 काशी सुबोध रत्नाकर इनके 2 काव्य संग्रह हैं। अगला प्रश्न देखें इसमें। तो इसमें चौथा प्रश्न इतिहास से संबंधित है, इसको देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। इसमें सूची फर्स्ट भवन है और सूची सेकंड निर्माण करता है। तो इसमें जो इसका आंसर है वो ए है। इसका आंसर ए है। ए का मतलब ये हुआ कि सुल्तानगढ़ी यह इल्तुतमिश इसका निर्माण करता है और लाल महल का निर्माण करता बलबन है और जमात खाना मस्जिद का निर्माण करता जो अलाउद्दीन खिलजी है और 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करता कुतुबुद्दीन ऐबक है। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें जो है कुतुबुद्दीन ने
यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा, यहाँ प्रासंगिक है 2.5 दिन का झोपड़ा, तो अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने करवाया। जबकि इल्तुतमिश जो था, कुतुब मीनार के निर्माण के कार्य को पूरा करवाया। जबकि देखें जमायत खाना मस्जिद, यानी यहाँ जमात खाना जो मस्जिद है अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया, तो यह जमायत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला तथा 1000 स्तंभ खंभा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। जबकि इल्तुतमिश ने सुल्तान गढ़ी का निर्माण कराया, सुल्तान गढ़ी भवन का निर्माण कराया। और इल्तुतमिश के बारे में देखें तो कुतुब मीनार के निर्माण के कार्य को पूर्ण करवाया। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्का को जारी किया, यानी चांदी का टंका एवं तांबे का जीतल चलाया इल्तुतमिश ने। एकता प्रणाली चलाई इल्तुतमिश ने। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो तुर्कान ए चिहलगानी के नाम से जाना गया। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन इल्तुतमिश ने किया। यहाँ जो प्रासंगिक उसको देखते हैं, इल्तुतमिश जो लाहौर से राजधानी को हस्तांतरित करके दिल्ली लाया, इसने हौज सुल्तानी यानी सुल्तानगढ़ी जो भवन बनाया है उसने हौज सुल्तानी का निर्माण देहली ए कुहना के निकट करवाया। यानी सुल्तानगढ़ी का जो निर्माण इल्तुतमिश ने कराया वह देहली ए कुहना के निकट करवाया इल्तुतमिश ने। और जबकि लाल महल का निर्माण जो है बलवन ने करवाया। बलवन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था, ये इल्तुतमिश का गुलाम था। और जो इल्तुतमिश था वह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखें जो सर्वाधिक बार एग्जाम में पूछा गया है, तो उस पर देखें सर्वाधिक समय तक, यानी जो सल्तनत काल है उसमें सर्वाधिक समय तक शासन किया जिस वंश ने किया वो तुगलक वंश था। यानी तुगलक वंश ने सर्वाधिक समय तक शासन किया है। और सबसे कम समय तक जो शासन करने वाला वंश है वो खिलजी वंश है, 30 वर्ष तक केवल शासन किया है। बहलोल लोदी 38 वर्ष तक ने सर्वाधिक समय तक शासन किया। और दूसरे स्थान पर 37 वर्ष तक शासन करने वाला शासक फिरोज तुगलक है। सबसे बड़ा साम्राज्य जो है सल्तनत काल में जो था वह मोहम्मद बिन तुगलक का था। इसमें एक अतिरिक्त जानकारी देखें जो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। उनका जन्म पटियाली पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बदायूं के पास हुआ था। कई बार पूछता है कि पटियाली किससे संबंधित है, तो अमीर खुसरो संबंधित है। में 1253 ईस्वी में हुआ था। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वो बलवन से लेकर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि वो बलवन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहे। यानी उन्होंने लगभग 7 सुल्तानों का शासन देखा। इन्हें तूतीय हिंद, भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है। सितार एवं तबले के आविष्कार, नोटेड पॉइंट है, सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो नहीं किया, क्योंकि तूतीय हिंद, भारत का तोता कहलाते हैं। और इन्होंने दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। बलवन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक का दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहा था, उनका शासन का देखा। और ये जो है प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 6वां प्रश्न देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए को देखते हैं। 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय थे। कारण इसका देखते हैं। रणनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था, जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो डी है, अर्थात कहने का मतलब ए हुआ। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। इसका आंसर डी है, ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। इसका मतलब जो कथन और कारण दोनों सही दिए गए हैं और जो है ए जो है आर की सही व्याख्या करता है, आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ये इसका आंसर हुआ। इसकी व्याख्या देखें तो 20वीं शताब्दी, यानी ये जो वर्तमान चल रहा है वो 21वीं शताब्दी से पूर्व की शताब्दी 20वीं शताब्दी थी। अर्थात जो भारत की आज़ादी मिली, महत्वपूर्ण घटनाएं घटी भारतीय इतिहास में या आधुनिक भारतीय इतिहास में, ये सारी घटनाएं 20वीं शताब्दी में है। तो 20वीं शताब्दी जो है निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य विषय थे। जैसा कि हम जानते हैं कि लगभग 200 साल तक अंग्रेजों ने हम पर शासन किया और लगभग जो उसके पूर्व सल्तनत काल का शासन रहा, सल्तनत काल के बाद जो है मुगल काल का शासन रहा। यानी विभिन्न लोगों ने भारत पर शासन करके इसको अपने अपने हिसाब से इसको लूटा। उस दौरान जो भारत की स्थिति थी वह निर्धनता और निर्धन व्यक्ति की हो गई थी। अर्थात भारत जो था उसको 200 साल तक अंग्रेजों ने शासन करके शोषणात्मक रूप से भारत को निर्धन बना दिया था। तो उस दौरान निर्धनता व्यक्ति की जो है, या निर्धनता और निर्धन व्यक्ति हमारी अर्थात भारत की चिंता और कर्तव्य के विषय थे 20वीं शताब्दी के लिए। रणनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली। और इस दौरान कई आंदोलन या विद्रोह हुए इस चीज को लेकर के। तो सारे विद्रोह की जड़ जो है वो निर्धनता और निर्धन व्यक्ति की चिंता के ही कारण थे। और इसका परिणाम जो था, इनका कारण जो था वह अंग्रेजों की शोषणात्मक नीतियां और दमनात्मक नीतियां थी। अगला जो प्रश्न इस टॉपिक से संबंधित है वो 18 नंबर के अंकित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। इसमें सही सुमेलित के लिए कराया, तो इसमें सी वाला सही सुमेलित है। सनातन धर्म रक्षणी सभा एक कलकत्ता में है और इसकी स्थापना जो है सनातन धर्म रक्षणी सभा की जो स्थापना है कलकत्ता में 1883 में की गई थी। और इसमें जो ए बी और डी है यह सुमेलित नहीं है। इसमें राधा स्वामी सत्संग जो है, राधा स्वामी सत्संग जो है इसकी स्थापना जो लाहौर में नहीं है बल्कि यह आगरा में है। यानी भारत का जो एक पर्यटक स्थल या महत्वपूर्ण शहर है, उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण शहर है आगरा। तो यहाँ राधा स्वामी सत्संग की स्थापना 1891 में की गई थी। उसके संस्थापक हैं शिव दयाल सिंह। इसके बाद भारत धर्म महामंडल जो है ये जो है हरिद्वार में है। भारत धर्म महामंडल हरिद्वार में है और इसकी स्थापना 1887 में हुई थी। इसके बाद देव समाज जो है
देव समाज जो है यह बनारस में नहीं है, बल्कि यह लाहौर में है, लाहौर जो कि अब पाकिस्तान में है। इसकी स्थापना जो है 1887 में ही शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। तो इसमें सुमेलित पूछ रहा है, तो दिए गए विकल्प में सुमेलित सी है, सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता में, जिसकी स्थापना 1883 में की गई थी। प्रश्न है इस टॉपिक से संबंधित 23 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के यानी चंद्रगुप्त सेकंड के संदर्भ में लिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला, शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। इन मुद्राओं की तौल माप 33 ग्रेन यानी 33 ग्रेन हुआ करते थे। नीचे दिए गए कुछ उत्तर का चयन कीजिए, तो इसका आंसर बी अर्थात 1 था 2 दोनों सही हैं। अच्छा, चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में दोनों ही कथन सही है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश का यानी चंद्रगुप्त द्वितीय का जो सबसे बड़ा प्रमाण है रजत मुद्राएं हैं, इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। इसकी व्याख्या देखें तो शकुक में विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही चीनी बौद्ध यात्री फायान भारत आया था और जो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी ये चंद्रगुप्त द्वितीय ही हुआ जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। और कुछ जानकारी देखें चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल से संबंधित, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाला आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी थे। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत को संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है। बाइबल के बाद इसका स्थान दूसरा है। इसे 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहला मित्रवेग, दूसरा है मित्रलाभ, तीसरा संधि विग्रह, चौथा है लब्ध प्रमाण और पांचवा है अपरीक्षाकारित्व। यानी गुप्त काल में ही आर्यभट्ट ने आर्यभट्टी एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। इसी ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले प्रमुख विद्वान देखें तो बराह मिहिर, धन्वंतरी, ब्रह्मगुप्त आदि थे। और पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई थी। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। गुप्त काल की राजकीय भाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज प्राकृतिक थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपया कहा जाता था। इसके बाद देखें महत्वपूर्ण जानकारी, तो याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में हुई थी। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। और इससे संबंधित अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो 33 नंबर है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुछ सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो आंसर है वो डी है। इसका आंसर जो है डी है। डी मीन्स ये हुआ कि इसमें रामानुज के बारे में, यानी इसमें देखें डी का मतलब हुआ कि ए का 4 है, बी का 3 है और सी का 2 है और डी का 1 है। यह इसका आंसर है। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में, यानी शंकराचार्य ने अद्वैत दर्शन दिया था, के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा 4 मतों की स्थापना की गई। तो ये जो वैष्णव संत हैं इनके द्वारा जो 4 मत की स्थापना की गई उसमें रामानुजाचार्य जो हैं, यानी रामानुजाचार्य जी हैं, इन्होंने विशिष्टाद्वैत की स्थापना की। इसके बाद माधवाचार्य ने द्वैतवाद की स्थापना की। द्वैतवाद की स्थापना जो है माधवाचार्य ने की। इसके बाद निम्बार्क ने द्वैताद्वैत दर्शन की स्थापना की। और जो है निम्बार्क ने शुद्ध द्वैत की, यानी शुद्ध द्वैत की स्थापना जो की वो निम्बार्क ने की। इनका निम्बार्क का अन्य नाम विष्णु स्वामी भी है जिन्होंने शुद्ध द्वैत की स्थापना की। तो इस तरह से ये इसकी व्याख्या रही। इसमें कुछ और अतिरिक्त जानकारी देखें तो भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत हुई 6वीं शताब्दी में तमिल क्षेत्र जो कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैला हुआ है। इसका विकास जो हुआ, विकास के क्रम में इसमें 12 अलवर होते हैं वैष्णव संत कहलाते हैं। तो 12 अलवर वैष्णव संतों ने इसका विकास किया और 63 नैनार जो होते हैं शैव संत होते हैं, तो 63 नैनार शैव संतों ने इसका विकास किया। भक्ति आंदोलन के संतों में देखें तो रामानुजाचार्य 11वीं शताब्दी के प्रमुख संत हैं और इनका जो बर्थ है वह, इनका जो जन्म स्थान या बर्थ प्लेस है वह पेरुम्बल मद्रास में हुआ। इसके बाद रामानंद है, इनका जन्म जो है 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ। और रामानंद जो राम भक्ति से संबंधित थे, यानी यह सगुण भक्ति में राम भक्ति से संबंधित रामानंद थे। और इनके प्रमुख शिष्य, यानी कुल मिलाकर के 5 प्रमुख शिष्य, महत्वपूर्ण शिष्य थे जिनमें रैदास, कबीर, धन्ना, सेना और पीपा थे। अर्थात यूं कहें तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा लाया गया। देखा हमने कि रामानंद के जो है 5 प्रमुख शिष्य थे। तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय रामानंद जी को जाता है। अभी हमने देखा कि रामानुजाचार्य जो हैं यह विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं और एक 11वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण संत हैं और इनका जो जन्म है पेरम्बूर मद्रास में हुआ है। तो इनके बारे में कुछ विशेष जानकारी देखें तो इनका जो डेट ऑफ बर्थ या जो जन्म है वो 1017 ईस्वी में हुआ था। तो इस हिसाब से 2017 में इनकी 1000वीं जयंती मनाई गई और हैदराबाद में इनकी 216 फीट प्रतिमा बनाई गई है समता भूमि के रूप में, यानी पीस ऑफ इक्वलिटी के रूप में। और यह सेकंड हाईएस्ट बैठी मुद्रा में मूर्ति इनकी बनाई गई है रामानुजाचार्य जी की। और इस मूर्ति का जो उद्घाटन, यानी समता भूमि या पीस ऑफ इक्वलिटी जो हैदराबाद में बनाई गई, इसका उद्घाटन 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया।
इस टॉपिक से संबंधित अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें तो इसमें 38 नंबर निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए था उनकी काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें पहला है गदर पार्टी की स्थापना, दूसरा है चिटगांव शस्त्रागार छापा, तीसरा है बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना और चौथा है केंद्रीय असेंबली बम कांड। इसका आंसर बी है। बी मीन्स पहले पहला है, फिर तीसरा है, फिर इसके बाद चौथा है, लास्ट में दूसरा है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें जो है गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई और इसके संस्थापक जो थे वो लाला हरदयाल व कांसीराम थे। यानी गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई और इसके संस्थापक जो थे वह लाला हरदयाल और कांसीराम थे। चिटगांव शस्त्रागार छापा ये जो है 18 अप्रैल 1930 में हुआ। यानी चिटगांव शस्त्रागार को जो छापा हुआ था वो 18 अप्रैल 1930 में हुआ था। और इससे संबंधित जो क्रांतिकारी या स्वतंत्रता सेनानी थे वे सूर्यसेन जी थे। यानी चिटगांव शस्त्रागार से संबंधित सूर्यसेन जी थे। 18 अप्रैल 1930 ईस्वी में चटगांव स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार पर आक्रमण में भाग लेने के कारण इनको यानी सूर्यसेन जी को गिरफ्तार किया गया और 11 जनवरी 1934 ईस्वी को इन्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। इसके बाद देखें तो बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना जो हुई थी ये 1915 में हुई थी। यानी स्थापना 1915 में हुई थी और इसके जो संस्थापक थे वीरेंद्र चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्ता और लाला हरदयाल थे। यानी लाला हरदयाल को हमने देखा कि गदर पार्टी की स्थापना संबंधित थे, ये इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी से भी संबंधित है। केंद्रीय असेंबली में बम देखें तो यह 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया। इस हिसाब से देखें क्रम के हिसाब से तो ये इसका बी आंसर सही। यानी पहला जो 1913 में हुआ, चिटगांव वाला जो हुआ आपका चिटगांव पर जो 1930 में हुआ 1930 में, और इसके बाद जो है जो बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना 1915 में हुई और केंद्रीय असेंबली में जो बम फेंका गया यह 1929 में हुआ। तो इस हिसाब से देखें तो पहले फर्स्ट है, फिर इसके बाद आपका थर्ड है यानी 15 है, 13 है, 15 है, फिर इसके बाद 30 है, फिर इसके बाद 29 यानी 4 है और लास्ट में 30 चिटगांव शस्त्रागार जो 30 यानी सेकंड लास्ट में है। तो इस तरह से इसका क्रम हुआ। इसको और विस्तार से देखें या समझें तो इसमें गदर पार्टी आंदोलन को समझते हैं। सबसे पहला इसमें जो है तो 19वीं शताब्दी के अंत में बहुत से भारतीय अमेरिका तथा कनाडा में जाकर बस गए थे। 1 नवंबर 1913 नोटेड पॉइंट है, 1 नवंबर 1913 ईस्वी को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर पार्टी का गठन किया गया। यानी जो गदर पार्टी की स्थापना की गई वो 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को जो अमेरिका का एक नगर है उसमें गठन किया गया। इसके संस्थापक लाला हरदयाल थे जबकि इस पार्टी के अध्यक्ष मोहन सिंह थे। गदर पार्टी के प्रचार विभाग के सचिव लाला हरदयाल थे। इस दल के अन्य प्रमुख नेता रामचंद्र बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान एवं मैडम भिकाजी कामा जी थी। यानी मैडम भिकाजी कामा जी थी। इसके बाद इसमें महत्वपूर्ण है गदर पार्टी ने युगांतर प्रेस की स्थापना कर एक साप्ताहिक बाद में मासिक यानी जो एक पत्रिका निकाली युगांतर प्रेस, पहले वो साप्ताहिक थी बाद में इसको मासिक महीने का बना दिया गया। पत्रिका गदर का प्रकाशन भी किया। यह उर्दू, पंजाबी, मराठी, अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती में थी। अगला इसमें देखें केंद्रीय असेंबली बम कांड को देखें तो इसमें जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड जो हुआ था 8 अप्रैल 1929 को हुआ था ये कांड। इसके प्रमुख अभियुक्त जो थे भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त जी थे। यानी इसके केंद्रीय असेंबली में जो बम फेंका गया वो 8 अप्रैल 1929 को फेंका गया। इनमें जो प्रमुख अभियुक्त बनाए गए वो भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त बनाए गए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का अगला महत्वपूर्ण कार्य दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकना था। सैंडर्स की हत्या के बाद क्रांतिकारी भूमिगत हो गए थे लेकिन पुलिस निर्दोष जनता को आतंकित कर रही थी, बलि का बकरा बनाई जा रही थी। निर्दोष जनता की सहायता करने में असमर्थ सरकार का आरोप अपनी ओर केंद्रित करने के लिए के विचार से यानी जो संगठन था HSRA ने यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ने अपने 2 सदस्यों को अपराध करने तथा गिरफ्तारी देने के लिए भेजने का निर्णय किया। तदनुसार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधानसभा में उस समय 2 बम तथा कुछ पर्चे फेंके जब सभा में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक नोटेड पॉइंट है कि उस दौरान जो सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक यानी पब्लिक सेफ्टी बिल तथा व्यापार विवाद विधेयक ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर बहस चले थे। पर्चे में लिखा हुआ था बहरों को सुनाने के लिए बमों की आवश्यकता है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया ताकि केंद्रीय असेंबली बम कांड में उनको मुकदमा चलाया गया। अगला इसमें चिटगांव शस्त्रागार छापा को देखें तो यह 18 अप्रैल 1930 में हुआ। इसके प्रमुख नेता सूर्यसेन यानी मास्टर दा थे। बंगाल के नए क्रांतिकारी संगठनों में सूर्यसेन द्वारा स्थापित इंडियन रिपब्लिकन आर्मी नोटेड पॉइंट है कि इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना सूर्यसेन या मास्टर दा ने की थी। यानी IRA का विशेष स्थान है। सूर्यसेन ने असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। आगे चलकर वो एक राष्ट्रीय स्कूल के शिक्षक बन गए और इसलिए वह सामान्यतया मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध थे। इसमें इंपॉर्टेंट है कि इंडियन रिपब्लिकन आर्मी यानी IRA इसको भारतीय गणतंत्र सेना भी कहा जाता है। इसका गठन जो है सूर्यसेन या मास्टर दा ने किया था। 16 फरवरी 1933 ईस्वी को सूर्यसेन गिरफ्तार कर लिए गए, मुकदमा चला और 12 जनवरी 1934 ईस्वी को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। अगला जो इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखें तो ये 40 नंबर निम्नलिखित में से कौन से 2 सही सुमेलित हैं। यानी 40 नंबर जो है इसमें दिया है केरिया यानी जनजाति और राज्य दिए हुए हैं तो इसका आंसर जो है वो बी है। अर्थात इसमें 1 व 4 सुमेलित है। केरिया उड़ीसा में सही है और पालियान तमिलनाडु में ये भी सही है, लेकिन 2 इसके गलत हैं। यानी कुकी उत्तर प्रदेश में नहीं है और यान्दी भी राजस्थान में नहीं है। कुकी जो है कुकी या मणिपुर और त्रिपुरा की राज्य की जनजाति है और यान्दी जो है आंध्र प्रदेश की जनजाति है। यानी इसका राजस्थान भी गलत है। इसकी व्याख्या सही से देखते हैं यानी विस्तृत व्याख्या को समझने का प्रयास करते हैं। इसमें जो कुकी आंदोलन है या मणिपुर और त्रिपुरा के बीच में उसाई के पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाली कुकी जनजाति ने अपने प्रदेश में ब्रिटिश अधिकारियों का विरोध किया था। 1826 ईस्वी में से 1844 ईस्वी और 1849 ईस्वी में कुकियों के हमले से इस क्षेत्र में आतंक छा गया। इनके विरुद्ध ब्रिटिश सेना भेजी गई। अंत 1850 ईस्वी में अन्य कुकी मुखियाओं ने अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्वीकार कर ली।
तो यह कुकी जो आंदोलन है उत्तर प्रदेश से नहीं संबंधित है, बल्कि मणिपुर और त्रिपुरा संबंधित है। जबकि उत्तर प्रदेश से संबंधित आंदोलन देखें, जनजातीय आंदोलन को देखें, तो उत्तर प्रदेश में एक आंदोलन था, यह एक किसान आंदोलन था, 1921-22 ईस्वी में हुआ था, अवध के किसानों द्वारा किया गया। और इससे संबंधित जो क्षेत्र थे एक आंदोलन से अवध के किसानों द्वारा, इसमें हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर तथा सीतापुर थे। और जबकि इसमें पालियान जो है यह यहाँ सुमेलित है, तमिलनाडु में है, और केरिया भी इसमें सुमेलित है, उड़ीसा में है, और जो इसमें यामदी है, यामदी आंध्र प्रदेश की जनजाति है, राजस्थान की नहीं है। उड़ीसा के प्रमुख जनजातियों के बारे में देखें तो उड़ीसा में जो जनजाति पाई जाती है उसमें जुआंग, खरिया यही केरिया है, खरिया, भुइया, संथाल, हो, कोल, उराव, चेंचू, गोंड, शोण आदि जो जनजातियां होती हैं उड़ीसा में पाई जाती हैं। जबकि मणिपुर में जनजातियों को देखें तो कुकी जो यहाँ पर दिया हुआ प्रासंगिक है, कुकी जो है मणिपुर में है। इसके बाद मैटी या मैठे, नागा, अंगामी जो जनजातियां हैं यह मणिपुर में है। और त्रिपुरा में देखें तो रियांग अथवा त्रिपुरी जनजातियां पाई जाती हैं। इसके बाद राजस्थान में देखें, राजस्थान में जो जनजातियां पाई जाती हैं वह मीणा, शहरिया, सांसी, गरासिया, भील, बंजारा, कोली आदि जनजातियां पाई जाती हैं। जबकि आंध्र प्रदेश में देखें तो चेंचूस, कौठस, सवारा, गदवा, गोंड आदि जनजातियां आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं। तमिलनाडु की जनजातियों के बारे में देखें तो बड़गा, टोडकोटा, कोटा, टोडा वेरी इंपॉर्टेंट है। टोडा जनजाति नीलगिरी की मूल जनजाति है, यह तमिलनाडु में पाई जाती है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के बारे में देखें, वह हैं गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पथारी, राजगोंड, खरवार, खैवार, शहरिया, पहरिया, बैगा, पांखा, पानका, अगरिया, पटारी, चेरो, भुइया इत्यादि महत्वपूर्ण जनजातियां पाई जाती हैं। कि प्रमुख जनजातियों के बारे में देखें तो इसमें गोंड है, भुक्सा है, थारू है, राजी है, जौनसारी है, खरवार एवं माहीगीर हैं। और उत्तर प्रदेश के जालौन एवं अयोध्या जिलों में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है।